ऑस्कर आज के दिन दुनिया के सबसे पॉपुलर अवार्ड्स हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ऑस्कर इनका असली नाम नहीं है। इन्हें ऑफिशियली बुलाया जाता है द एकेडमी अवार्ड्स, और ये भी अपने आप में एक बड़ी मिस्ट्री है कि इनका नाम ऑस्कर्स कैसे पड़ा। लेकिन इससे भी दिलचस्प कहानी ये है कि इन अवार्ड्स को बनाया गया था हॉलीवुड की गिरती रेपुटेशन को बचाने के लिए, और आज देखिए ये अवार्ड्स इतने बड़े हो चुके हैं कि हर फिल्म मेकर और डायरेक्टर इस अवार्ड को पाना चाहता है। उनका सबसे बड़ा सपना यह है कि वो एक ऑस्कर जीते। 2023 को क्रिस्टोफर नोलन की एक ब्लॉकबस्टर मूवी आती है ओपेनहाइमर नाम से, जिसे हाल ही में बैफ्टा की तरफ से बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी और बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन को अवार्ड दिया जाता है। और हाल ही में ऑस्कर्स कंप्लीट हो चुके हैं और इसमें सिलियन मर्फी बेस्ट एक्टर का ऑस्कर जीतते हैं और बेस्ट पिक्चर ओपेनहाइमर, बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्रिस्टोफर नोलन ने इस मूवी से $72 मिलियन यानी इंडियन रुपीज में 595 करोड़ रुपीस की कमाई की है, जिससे इतिहास के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले डायरेक्टर में से बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके मन में सवाल जरूर आते होंगे, आखिर इन नॉमिनीज की लिस्ट कैसे डिसाइड की जाती है? कौन वो लोग हैं जो इन विनर्स को चूज करते हैं इन अवार्ड्स के लिए? तो चलिए दोस्तों, इन सभी चीजों को आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और वो भी आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। The Oscars, where Hollywood's brightest stars come to shine at the most watched award ceremony in the world. RRR and Jello Show are a step closer to Oscar glory. The nominees for Best Documentary Feature Film, All That Breathes. तो कश्मीर फाइल्स नॉमिनेट हुई है ऑस्कर के लिए। चलिए शुरुआत होती तभी तो अंत तक पहुंचते हैं। साल 1929 में पहली बार ऑस्कर अवार्ड्स दिए जाते हैं, और इन अवार्ड्स को देने के लिए एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसे द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस कहा जाता है, शॉर्ट में द एकेडमी। यही रीजन है कि इन अवार्ड्स को हम आज द एकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं। साल 1929 इन दिनों हॉलीवुड के बहुत बुरे दिन चल रहे थे। ये ऐसा समय था जब एक के बाद एक स्कैंडल देखने को मिलते हैं। कहीं पर ड्रग ओवरडोज, कहीं पर किसी की हत्या की जाती थी, एटसेट्रा। इसके अलावा जो फिल्म बनाने वाले प्रोडक्शन हाउसेस थे वो लेबर शॉर्टेज की प्रॉब्लम को भी फेस कर रहे थे। उनको डर था कि इंडस्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉइज उनसे ज्यादा सैलरी डिमांड न कर ले। 1929 ये वही समय था जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन की भी शुरुआत हुई थी। अमेरिका में इकोनॉमिक क्रैश हुई, स्टॉक मार्केट तेजी से नीचे गिर गया और बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। इस समय पर एक प्रोडक्शन कंपनी MGM नाम से डिसाइड करते हैं कि क्यों ना वो एक एकेडमी बनाए जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉइज, एक्टर्स, डायरेक्टर्स और राइटर्स के साथ नेगोशिएट कर सके, और उनकी कॉपरेशन के बदले ये एकेडमी उन्हें अवार्ड्स दे। कंपनी के मालिक मायर ने कहा था, I found that the best way to handle filmmakers was to hang medals over them। तो शुरू की जो ये अवार्ड्स दिए गए ये बस फिल्म मेकर्स को बहकाने के लिए दिए गए थे, लेकिन समय के साथ साथ इन अवार्ड्स की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ती गई। इन अवार्ड्स को रेस्पेक्ट की नजरों से देखा जाने लगा। साल 1956 पहली बार बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तब तक ये अवार्ड्स मोस्टली अमेरिकन फिल्मों को दिए जाते थे। 1956 से लेकर आज तक ये जो बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी है ये सबसे इम्पोर्टेंट रही है दुनिया भर के फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स के लिए। इटालियन फिल्मों ने 14 बार इस अवार्ड को जीता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने लास्ट टाइम 2 अवार्ड जीते थे, एक तो द एलिफेंट विस्पर्स और दूसरा नाटू नाटू। ओवरऑल देखा जाए तो ऑस्कर्स में 24 अलग अलग कैटेगरीज है जिनमें अवार्ड जीता जा सकता है। सारी कैटेगरीज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हॉलीवुड के लिए जो 5 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है वो है बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट स्क्रीन प्ले, जिन्हें द बिग 5 कहा जाता है। अब अगर किसी फिल्म को अवार्ड जीतना है तो उन्हें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है कि उनकी फिल्म को कमर्शियल थिएटर्स में प्ले किया जाना चाहिए कम से कम 1 हफ्ते के लिए इन जगहों पर: द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, बे एरिया, शिकागो, मियामी और एटलांटा एटसेट्रा। वो भी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। और जो फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की कैटेगरी है उनके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है कि जिस देश की वो फिल्म है वो देश अपनी तरफ से इस फिल्म को सबमिट करे इस कैटेगरी में, लेकिन हर देश एक ही फिल्म को सबमिट कर सकता है। अब सवाल उठता है कि इन विनर्स को आखिर सेलेक्ट कैसे किया जाता है? तो जवाब है वोटिंग के जरिए। ऑस्कर के केस में करीब 10,000 लोग वोट करते हैं जो बेसिकली इंडस्ट्री प्रोफेशनलिस्ट होते हैं, डायरेक्टर्स, राइटर्स एटसेट्रा। इन अलग अलग वोटर्स को 17 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। जैसे एक ब्रांच हो गई डायरेक्टर्स की, एक ब्रांच हो गई कास्टिंग डायरेक्टर्स की, एक प्रोड्यूसर्स की, एक एग्जीक्यूटिव्स की। और जिस कैटेगरी में अवार्ड दिया जा रहा है उसी ब्रांच के लोग उस कैटेगरी में वोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जा रहा है तो वोटिंग करते हैं सिर्फ एक्टर्स। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया जा रहा है तो वोटिंग करते हैं सिर्फ उसमें बाकी डायरेक्टर्स।
इनमें सिंपल मेजॉरिटी वोटिंग चलती है, यानी जिस डायरेक्टर जिस एक्टर के पास सबसे ज्यादा वोट्स हैं वही अवार्ड जीतता है। इसे सिंपल मेजॉरिटी वोटिंग भी कहा जाता है। लेकिन बेस्ट पिक्चर की कैटेगरी में रैंक चॉइस वोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे प्रेफरेंशियल बैलेट भी कहा जाता है। जो सारे नॉमिनीज यहाँ पर लिस्ट डाउन किए गए हैं, आपको उन्हें अपनी प्रेफरेंस से अरेंज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 रैंक पर आप कौन सी मूवी रखोगे, नंबर 2 पर कौन सी मूवी, और नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एटसेट्रा। सिंपली आप इन्हें रैंक में लगा दो तो वोट काउंट करते समय ये देखा जाएगा कि रैंक नंबर 1 पर पहले कितने लोगों ने किसे चुना है। अगर किसी फिल्म को 50% से ज्यादा वोट्स मिल जाते हैं तो वो फिल्म ऑटोमेटिकली बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीत जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। अंटिल देन, टेक केयर।